हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू KSR तानी एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th कॉमर्स का OCM ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसको आप बिजनेस स्टडीज़ भी कह सकते हैं, गुजरात बोर्ड। हम लोग पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 9 पे, जिसका टाइटल है इंटरनल ट्रेड। अच्छा, ट्रेड अगर हम बाउंड्रीज के हिसाब से देखें, ट्रेड का मीनिंग सबसे पहले तो क्या होता है? बिजनेस करना, थिंग्स का एक्सचेंज होना। वो एक्सचेंज आपका मनी के थ्रू होगा, आप पैसे देंगे, आपको सामने वाला कोई गुड्स और सर्विसेज देगा। इस पर्टिकुलर एक्सचेंज को हम बोलते हैं ट्रेड। ट्रेड में मिनिमम 2 पार्टीज होती हैं, हमको पता है। इंटरनल ट्रेड वो होता है जो आप अपने कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर करें, और इंटरनेशनल ट्रेड वो होगा जो कंट्री के बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाए। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम इंटरनल ट्रेड के बारे में, उसकी मीनिंग के बारे में, जो सारे के सारे उसके एस्पेक्ट्स हैं उनको जानेंगे। तो चलो शुरू करें। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सजेशंस हों, कोई प्रॉब्लम्स हो, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। सारी डिटेल्स जो हैं आपको मिल जाएंगी स्क्रीन पर एट द एंड ऑफ द वीडियो, और अगर आप चाहें कमेंट में तो कमेंट में भी डाल सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स। यही सबसे पहली पॉइंट यहाँ पर लिखी हुई है कि ट्रेड का मीनिंग है गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज करना, गुड्स सर्विस या मनी के ही रिटर्न में। हालांकि आजकल गुड्स सर्विस के रिटर्न में कोई नहीं करता, हर कोई मनी के रिटर्न में ही करता है। ट्रेड का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट हासिल करना। गुड्स और सर्विसेज हम दूसरों को देंगे और प्रॉफिट हमको मिलेगा। जब ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं अलग अलग एरियाज में, अलग अलग टेरिटरीज में या स्टेट में, पर कंट्री के जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ही, तो उसको अपने बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। बहुत से ऐसे टाइप्स हैं जो हम अपने कंट्री में, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और ये इसका रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ पर नेचुरल वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। किसी के पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो किसी के पास है ही नहीं, और इसीलिए प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कंट्री के अलग अलग एरियाज में अपनी चीज़ों को बेचते रहते हैं। इसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। इसका अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, गुजरात में कॉटन बहुत बनती है, यहाँ उगाई जाती है। कश्मीर में एप्पल्स बहुत उगाए जाते हैं, तो कश्मीर वाले हमको एप्पल्स बेचते हैं, हम यहाँ से उनको कॉटन बेचते हैं। सिंपल सी बात है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास वेल्थ जो है वो कॉटन के फॉर्म में है, उनके पास जो वेल्थ है वो एप्पल या केसर के फॉर्म में है कश्मीर वालों के पास। तो जो उनके पास है वो हमको बेचेंगे, हमारे पास जो है वो हम उनको बेचेंगे। इंटरनल ट्रेड का सिंपल वन लाइनर मीनिंग ये है कि ट्रेड हमारी कंट्री के जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होता है उसको अपने इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। करेंसी, वेट, मेजरमेंट, ट्रेड प्रैक्टिस, लीगल मैटर सब कॉमन होता है। इंडिया में कहीं पर भी आप ट्रेड करो, रुपए ही चलेंगे। वेट का सब सेम होगा, मेजरमेंट सब सेम होगा, ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी कानून सब सेम होंगे। तो इससे आपका टाइम बचेगा, रिस्क कम होगा, परचेजर और सेलर के बीच में इजीली कांटेक्ट बनाया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन बड़ा इजी हो जाता है इंटरनल ट्रेड में। ट्रेडिंग एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया है इस पर्टिकुलर चार्ट में उन्होंने। बाउंड्री के व्यू पॉइंट से देखें तो एक है इंटरनल और एक है फॉरेन। फॉरेन को अपने इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो एक है आपका डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है आपने ही प्रोड्यूस किया, आपने सीधे मुझे ही बेच दिया, तो ये डायरेक्ट ट्रेड हुआ। इनडायरेक्ट ट्रेड में 2 टाइप होते हैं, एक होता है होलसेल और एक होता है रिटेल, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। पेमेंट के हिसाब से देखें तो एक होता है क्रेडिट और एक होता है कैश। क्रेडिट का मतलब क्या हुआ कि मैंने अभी आपसे कोई चीज खरीदी, पर मैं दूंगी पैसे 2 महीने बाद या कभी भी, पर बाद में, पर अभी नहीं। और डिलीवरी के हिसाब से अगर हम देखें तो उसी टाइम पे आपको डिलीवरी मिल जाए तो वो स्पॉट ट्रेड हुआ, तुरंत ही दुकान से खरीद के आ गए। और फ्यूचर या फॉरवर्ड ट्रेड मतलब क्या? हमने खरीदा अभी है, पर वो चीज हमको मिलेगी थोड़े दिनों के बाद। शुरुआत करें इससे, तो होलसेल ट्रेड का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले वो समझेंगे। जब कोई ट्रेडर लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से चीज़ों को खरीदता है, उनको फिर वो आगे रिटेलर को बेचेगा, जैसे जैसे जो जो रिटेलर की रिक्वायरमेंट होगी, पर स्मॉल क्वांटिटीज में। इसको हम होलसेल ट्रेड कहते हैं। होलसेलर आपका कनेक्टिंग लिंक होता है प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में, ये एमसीक्यूज में भी आता है। अच्छा, यहाँ पर इस पर्टिकुलर आप इससे समझ भी जाएंगे कि प्रोड्यूसर ने बनाया, उसने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, और रिटेलर फाइनली कस्टमर को बेच देगा। अच्छा, यहीं पर अगर प्रोड्यूसर सीधे कस्टमर को बेच देता तो ये डायरेक्ट ट्रेड हो जाता, लेकिन क्योंकि प्रोड्यूसर के बाद 2 मिडिल मैन यहाँ पर बीच में आ गए, इसीलिए ये इनडायरेक्ट ट्रेड कहलाएगा। ठीक है, चलो फिर होलसेलर क्या क्या सर्विसेज देता है, किसको क्या क्या सर्विसेज देता है वो पढ़ें।
होलसेलर प्रोड्यूसर को क्या क्या सेवाएं देगा, सबसे पहले ये बात समझते हैं। वो उसको लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर देगा प्रोड्यूसर को। क्यों देगा वो? क्योंकि उसको बहुत से रिटेलर्स ने ऑर्डर दिया है। मार्केट की इंफॉर्मेशन जो है वो होलसेलर ही प्रोड्यूसर को देता है। होलसेलर को पता होता है, सारे रिटेलर से वो जानकारी हासिल कर लेता है कि कौन सा प्रोडक्ट डिमांड में है, कस्टमर्स का टेस्ट प्रेफरेंस और फैशन कैसा है। फिर वो वही चीज जाके प्रोड्यूसर को बताएगा, प्रोड्यूसर उसी चीज को बनाएगा और प्रेजेंट सिचुएशन जो है मार्केट में उस हिसाब से वो चलते हैं, उनको नुकसान नहीं होता। कभी कभी वो चेंजेस भी उसको सजेस्ट करता है कि आप इसको ऐसे मत ऐसे बनाइए, जैसे जैसे गुड्स का उसके पास डिमांड आता है वैसे। स्टोरेज ऑफ गुड्स से वो उसको आज़ादी दे देता है। होलसेलर ने अब क्या कर दिया, सारे माल जो है प्रोड्यूसर से ले लिया, तो प्रोड्यूसर को स्टोरेज करने की चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी, उसको वेयर हाउस की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, उसका सारा जो चिंता है वो प्रोड्यूसर, सॉरी ये होलसेलर लेके चला गया। सेल्स की चिंता से भी उसने उसको मुक्त कर दिया। जिस टाइम पर होलसेलर ने प्रोड्यूसर से सब खरीद लिया, तो अब प्रोड्यूसर को चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरी चीजें बिकेंगी कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसने लार्ज क्वांटिटी में सब उसको बेच दिया है और वरी ऑफ सेल से भी वो मुक्त हो गया। रिलीफ इन कैपिटल, होलसेलर कभी कभी पेमेंट जो है एडवांस में दे देता है, तो जो प्रोड्यूसर है उसको कैपिटल में भी रिलैक्सेशन मिल जाता है, उसको कहीं और से फिर पैसे उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिस्क से मुक्ति हो जाएगी। कैसे? होलसेलर ने सारे गुड्स खरीद लिए, अपने वेयर हाउस में उसने रखे, बेचने की जिम्मेदारी उसकी। वेस्टेज की, गुड्स को खराबी होती है, तो ये सारी जिम्मेदारियां अब किसकी है? होलसेलर की है, ना कि प्रोड्यूसर की है। अब सेकंड नंबर पे बात करें कि होलसेलर रिटेलर को क्या क्या सर्विसेज देता है, तो सबसे पहली बात, वो उसको वही गुड्स देगा जो उसको चाहिए। होलसेलर रिटेलर को वही गुड सप्लाई करेगा और उतनी ही क्वांटिटी में करेगा जितनी उसको ज़रूरत है। मतलब जितनी क्वांटिटी चाहिए, जब चाहिए, जो चाहिए, सब वो उसको दे देगा। रिटेलर को भी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न है, रिटेलर ने जैसे अपने होलसेलर से कुछ खरीदा, आगे वो कस्टमर को बेच देगा, तो स्टोरेज करने की चिंता तो रिटेलर के पास भी नहीं है। क्रेडिट पे खरीदने के लिए उसको वो सुविधा देता है होलसेलर। आपने नाम सुना होगा, अगर अहमदाबाद में कपड़े की बड़ी मार्केट है, तो कालूपुर वाली जो मार्केट है वहां पर तो क्रेडिट पीरियड चलता ही है, 1 महीने का, 2 महीने का, कभी कभी 6 महीने का। होलसेलर क्रेडिट पे रिटेलर को गुड्स देता है और इसीलिए उनका बिजनेस कम कैपिटल से भी चल सकता है। डिक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, रिटेलर जो है उसको एडवर्टाइजमेंट का भी फायदा मिलता है होलसेलर से। सेल्स प्रमोशन के जो उसको एफर्ट्स करने पड़ते हैं वो सब वो नहीं करता, मतलब उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऑलरेडी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट किया हुआ होता है। रिटेलर को खाली क्या करना है? प्रोड्यूसर से लेना है, कस्टमर को बेच देना है, तो इसीलिए रिटेलर का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी घट जाता है। रिड्रेसल ऑफ कंप्लेन, सपोज कर लीजिए कोई कस्टमर है जिसको रिटेलर ने, मतलब जिसने रिटेलर को कोई कंप्लेन करी है, तो रिटेलर वो कंप्लेन किसको बताएगा? प्रोड्यूसर को। लेकिन किसके जरिए बताएगा? होलसेलर के जरिए। होलसेलर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, यानी क्विक रिड्रेसल में, प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने में होलसेलर हेल्पफुल बनता है। फ्रीडम फॉर रिस्क फ्रॉम रिस्क, अभी पता है इसमें कैसा होता है? आपने अगर मान लीजिए गुड्स खरीदे, आप एक रिटेलर हैं, आपने एक होलसेलर से गुड्स खरीदे, अगर वो गुड्स आपके नहीं भी बिकते किसी भी कारणवश, आप वो गुड्स उसको वापस कर सकते हैं। प्लस अगर आपका कोई वेस्टेज होता है, गुड्स का लॉस होता है, इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है, प्राइस बढ़ता है या घटता है, तो होलसेलर की जिम्मेदारी है। होलसेलर उसको, उसके ऊपर कोई रिस्क नहीं डालता, जितने भी रिस्क हैं सब के सब होलसेलर ही ले लेता है। और फाइनली गाइडेंस, होलसेलर जो है अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस सब शेयर करता है रिटेलर के साथ। क्यों देता है? ताकि वो अपने गुड्स का सेल जो है वो बढ़ा सके। ठीक है। फिर आती है बात दूसरी, रिटेल ट्रेड की। जब गुड्स हम स्मॉल या लार्ज क्वांटिटी में होलसेलर से खरीदते हैं या प्रोड्यूसर से खरीदते हैं और सीधे कस्टमर को बेच देते हैं, जैसा कस्टमर को चाहिए वैसा, मतलब वो इंसान जो कस्टमर से एकदम डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उसको अपने बोलेंगे रिटेलर। इसको बोलेंगे रिटेल ट्रेड। रिटेलर जो है कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, उसको उसकी सारी नीड्स के बारे में पता होता है और इसलिए वो उसको अच्छी सर्विसेज भी देता है। रिटेलर एक कनेक्टिंग लिंक है होलसेलर और कस्टमर के बीच में, इस चैनल में।
चलो फिर आती है बात सर्विसेज ऑफ रिटेलर की, कि सर्विसेज जो जो सर्विसेज होलसेलर और प्रोड्यूसर को रिटेलर देता है उसके बारे में पढ़ते हैं। वो उनको मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सबसे ज्यादा करीब अगर कोई मार्केट में है तो वो है आपका रिटेलर। रिटेलर को पता होगा कौन से गुड्स की डिमांड है, कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस कैसा है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है कस्टमर के, इसीलिए वो ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसर तक पहुंचा देता है होलसेलर के थ्रू। वो एडवर्टाइजमेंट में भी हेल्प करता है। रिटेलर आपके प्रोड्यूसर जो भी जिसने भी बनाया उसकी एडवर्टाइजमेंट कर देगा, होलसेलर की एडवर्टाइजमेंट कर देगा। उनके साइन बोर्ड्स, पैम्पलेट, सैंपल्स उसके दुकानों में लगे रहेंगे, तो सबको पता चल जाएगा किसने बनाया, किसने बेचा, सब ए टू जेड सब चीजें पता चल जाती है। इंक्रीज इन क्रेडिटेबिलिटी मतलब क्या? रिटेलर जब अच्छे गुड्स बेचेगा कस्टमर्स को, तो बेटर क्वालिटी के गुड्स के होने के कारण और रीजनेबल प्राइस पे होने के कारण उसकी खुद की क्रेडिटेबिलिटी मार्केट में बढ़ती है, लोगों का भरोसा उसके ऊपर बढ़ जाता है। एडवांटेजेस देखें इसके। अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन सबसे पहला, रिटेल ट्रेड में अगर आप एक कस्टमर हैं तो रिटेलर आपको बहुत सारे गुड्स दिखाएगा, आपके पास बड़ा सा समुंदर है, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं गुड्स को। आपने कभी देखा होगा, अगेन मैं कालूपुर का एग्जांपल दूंगी, अगर आप कालूपुर पे कुछ खरीदने जाए ना, तो सेम टू सेम चीज आपको एक ही जगह पे मिलेगी। मतलब कोई अ, दुकानदार है, होलसेलर है वो, तो उसके पास जितनी चीजें मिलेंगी ना सब सेम कलर की मिलेंगी, या सॉरी कलर से अलग अलग होगा तो डिजाइन सेम होगा। लेकिन रिटेलर के पास ऐसा नहीं होता, रिटेलर आपको अलग अलग डिजाइन की ड्रेसेस दिखाते जाएगा। होम डिलीवरी भी करते हैं ये गुड्स की। कभी कभी रिटेलर जो है, कई बार ऐसा होता भी है कि वो कस्टमर के घर तक डिलीवरी देने आ जाते हैं और उनका टाइम बचाते हैं। कस्टमर की कंप्लेंट्स को वो एड्रेस करते हैं। जो रिटेलर है आपका रिटेल ट्रेड में, उसको कंप्लेंट्स मिलती हैं कस्टमर से, वो उन कंप्लेंट्स को बेचता है होलसेलर या प्रोड्यूसर के पास, और बहुत आसानी से कंप्लेंट्स को वो सॉल्व कर देता है। क्रेडिट पे वो सेल्स अगेन देता है कस्टमर्स को। रिटेल ट्रेड में भी ऐसा होता है कि कस्टमर्स के बारे में आपको सारी इकोनॉमिक पोजीशन के बारे में पता होता है कि हाँ ये इंसान मुझे बाद में पैसे देगा कि नहीं। तो ये उन लोगों को, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को क्रेडिट पे गुड्स सेल करेगा कि हाँ चलो आज आप गुड्स लेके जाओ, पैसे वाले बाद में देना। लेकिन सिर्फ उन लोगों को जिनके बारे में ये श्योर होंगे कि हाँ मेरे पैसे आएंगे, इसको बोलते हैं उधारी का धंधा, है ना। फिर आता है आफ्टर सेल सर्विस। रिटेलर जो है रिटेल ट्रेड में गुड्स के बाद, बेचने के बाद, जैसे रिपेयरिंग हो गया, या अगर मान लीजिए आपके गुड्स डैमेज्ड तो उनको वापस लेना या एक्सचेंज करना, ये सब काम जो है रिटेलर आपको करके देगा। परचेज क्या करना है, क्या खरीदना है, इसका डिसीजन लेने में भी आपका रिटेलर आपकी मदद करेगा। कैसे? वो आपको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देगा, डेमोन्स्ट्रेट करके बताएगा कि अच्छा देखो ये चीज़ ऐसे चलती है, ये चीज़ में ये अच्छाई है इस चीज़ के मुकाबले। तो ये आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, उसकी यूटिलिटी क्या है, कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, प्राइस में क्या भेदभाव है, तो कस्टमर्स आसानी से अपना डिसीजन ले सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम स्टोरेज ऑफ द गुड्स। रिटेलर जो रिटेल गुड्स रिटेल ट्रेड में होता है, वो तभी ही कस्टमर को गुड्स देगा जब आपको ज़रूरत होगी। सपोज़ आप कस्टमर हैं, तो वो तभी आपको गुड्स देगा कि आपको जब उसकी ज़रूरत होगी। तो कस्टमर को गुड्स को स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी टाइम पे उसको यूज़ करते हैं। और फाइनली रिटेलर उनको गाइडेंस भी देता है कि आपको कौन-सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, इस प्रोडक्ट का फ्यूचर प्राइस बढ़ेगा कि गिरेगा। जैसे नॉर्मली आप गोल्ड की शॉप पे जाइए अगर, तो वो आदमी आपको ऐसे गाइडेंस देता है, अगर आपकी पहचान वाला है या अच्छा इंसान है, तो वो आपको गाइडेंस देगा कि अभी मत खरीदिए गोल्ड, आने वाले टाइम में इसका रेट कम होने वाला है तब खरीद लीजिएगा। फिर उसकी कैसी सप्लाई है प्रोडक्ट की, मतलब ज़्यादा डिमांड है कि नहीं है, और कैसे उसको कंज्यूम करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, सारे गाइडेंस वो कस्टमर को देता है। अब इसकी लिमिटेशंस देखें तो इसमें ज़्यादा कैपिटल लगता है। ट्रेडर जो होता है रिटेल ट्रेड में, वो क्योंकि वो बहुत सारा वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स रखता है ना, ताकि लोगों को सिलेक्ट करने के लिए मिले। तो अगर उसको ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स रखने हैं, ज़्यादा प्रोड्यूसर से खरीदी करनी है, तो उसको ज़्यादा कैपिटल चाहिए खरीदी करने के लिए।
डिटेरियोरेशन का रिस्क होता है पेरिशेबल गुड्स में, कि पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं पता है, जो बहुत जल्दी खराब हो जाएं। ये वो गुड्स होते हैं जो खाने पीने की चीजें होती हैं, अगर ये अनसोल्ड रह गए यानी बिके नहीं तो ये खराब हो जाएंगे, जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल, मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट्स। तो इनके खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस पे जो नुकसान होगा तो वो नुकसान किसको भुगतना है, रिटेलर को ही भुगतना है। हाँ, अगर पेरिशेबल गुड ना हो, सपोज ड्रेसेस हो गई, शॉल, ब्लैंकेट, कपड़ों से रिलेटेड, फर्नीचर से रिलेटेड कोई भी चीज पर खाने पीने की चीज नहीं, तो वो अगर नहीं बिकती है तो वो होलसेलर को वापस जाके कर देगा कि ये तुम्हारी चीज नहीं चल रही है, ये वापस रख लो, लेकिन ये चीज को वो वापस नहीं कर सकता। गुड्स जो हैं आउटडेटेड अगर हो गए, मतलब बहुत टाइम हो गया, फैशन चला गया, लोगों का प्रेफरेंस बदल गया, टेस्ट बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, तो कभी कभी क्या होता है, आपको उससे उसकी कॉस्ट प्राइस या उससे भी कम में बेचना पड़ता है उस चीज को, सेल लगता है, तो वो लोग इसीलिए सेल लगा दे ताकि उनका स्टॉक जो है क्लियरेंस में चला जाए। तो इसमें जो नुकसान होता है वो नुकसान भी कौन भुगतेगा, रिटेलर भुगतेगा। लॉस, शॉर्टेज और फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस, अगर कोई चीज गुम जाती है, कोई चीजों की कमी हो जाती है या आपके प्राइस नीचे ऊपर हो जाती हैं, तो ये सारे रिस्क किसके माथे पे आ जाते हैं, रिटेलर के। और फाइनली बायसनेस, कभी कभी ट्रेडर जो रिटेल ट्रेड में होता है वो उन गुड्स को नहीं बेचता या उन प्रोड्यूसर्स के गुड्स को नहीं बेचता जिससे उनको कोई पर्सनल बायस है, यानी होता है ना कभी कभी पर्सनल दुश्मनी होती है किसी से, तो उसने जब कभी किसी प्रोड्यूसर से ऐसी चीज खरीदी होगी जिससे या उस प्रोड्यूसर से उसको दिक्कत होगी, तो वो उसकी चीज को जानबूझ के नहीं बेचेगा, दूसरे प्रोड्यूसर्स की चीज को बेच देगा, तो ऐसे में उसी पर्टिकुलर प्रोड्यूसर की चीजें बची रहेंगी और वो उसको वापस कर देगा। चलो, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, जो ये पॉइंट है यहाँ से लेके चैप्टर के एंड तक पार्ट नंबर 2 में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग, हैव अ गुड डे, नमस्ते।